ये देखते हैं सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। A, B and C start at the same time in the same direction to run around the circular stadium. A completes a round in 252 seconds, B in 308 seconds and C in 198 seconds, all starting at the same point. After what time they will meet again at the starting point? तो NCERT में भी एक सेम सिमिलर क्वेश्चन ऐसा ही है। तो यहाँ पे NCERT में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है ऐसा। तो इसमें हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऑफ 252, 308, 198, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो वो हमारा रिजल्ट आएगा। तो 252 का एलसीएम लेने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 308 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे एंड 198 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा ये हम देख लेते हैं। तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इनटू में कितना आएगा, ये 3 इनटू में 2 का स्क्वायर 3 इनटू में 3, हाँ 2 का स्क्वायर इनटू में 3 का स्क्वायर इनटू में 7। ठीक है। सेकंड वाले का क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इनटू में 7 इनटू में 11। थर्ड वाले का क्या आ जाएगा, 2 इनटू में 3, 2 इनटू में 3 का स्क्वायर इनटू में 11। आई होप आपको ये प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता होगा, और अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना नहीं आता है तो मैं एक करके दिखा देता हूं आपको। जैसे 308 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है आपको, 308, तो यहां पे 2 आ जाएगा तो ये कितना आएगा 154। फिर से यहां पे 2 आ जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 77, है ना, 2 से डिवाइड किया हमने 77 आ गया। फिर यहां पे 7 आ जाएगा 11, फिर यहां पे 11 आ जाएगा तो ये 1 आ गया यहां पे। ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 7 इंटू में 11, तो 2 का स्क्वायर 7 इंटू में 11। तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो अब इनका एलसीएम लेना है, तो इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, इन सबका एलसीएम आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू में 3 का स्क्वायर इंटू में 7 इंटू में 11, कि जो हाईएस्ट पावर होता है ना वही लेना होता है हम लोगों को। तो हमने ये ले लिया, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2772। तो ये जो आया हमारे पास 2772 सेकेंड्स, ये सेकंड में आया है। ऑप्शन हमें किस में दिया हुआ है, मिनट्स में दिया हुआ है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2772 को 60 से डिवाइड कर देंगे, और जैसे ही 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 46 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो आपका आंसर आ गया ए। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आ गया, ए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, तो 1 से लेके 100 तक का सम निकालना है सभी नेचुरल नंबर्स का। तो निकालते हैं। तो सम ऑफ 100 नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ 100 तो आ जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस एंड सो ऑन टू 100 तक का सम। तो एपी में आ रहा है तो एपी के फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। एपी का क्या फॉर्मूला होता है सम टू एन टर्म्स का, n/2 इंटू में a + l। ठीक है। तो ये आ जाएगा सम टू 100 टर्म्स, n का वैल्यू है 100, तो आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2 इंटू में 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है 100, तो ये आ जाएगा 50 इंटू में 101, और इसे कैलकुलेट करोगे तो 5050, ये आपका आंसर। तो 5050, तो ऑप्शन ए ही आएगा, यहां पे 50 होगा, 5050। ठीक। तो इसका आंसर क्या आ गया, ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k - 1x² + kx + 1 इज -3, एक जीरो हमें दिया हुआ है -3, देन द वैल्यू ऑफ k इज। तो अगर -3 इस पॉलिनोमियल का, इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरो है, इसका क्या मतलब है कि p ऑफ -3, इस पॉलिनोमियल को हमने क्या लेट कर लिया, p ऑफ x, k - 1 इंटू में x² प्लस k इंटू में x + 1। तो p ऑफ -3 ये जीरो आना चाहिए, तो जीरो कर देते हैं, जहां जहां पे x है वहां पे -3 रख देंगे और जीरो कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, k - 1 इंटू में -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू में -3 + 1 = 0। तो ये तो 9 आ गया, तो 9 इंटू में k -9 माइनस, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -3k + 1 = 0। तो ये आ गया 6k - 8 = 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 4/3। तो k का वैल्यू आ गया 4/3, सी ऑप्शन। ठीक। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 18, देन द वैल्यू ऑफ n।
तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन दिया हुआ है, तो मीन का क्या फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मीन हमें दिया हुआ है 18, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं, 2 + 3 + n so on to +n होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n। तो 18, तो ये कितना आ जाएगा, n इंटू में n + 1 होल डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय n। तो ये n और ये n कट जाएगा, तो दिस इंप्लाइज कितना आ गया, 18 इज इक्वल टू n + 1/2। तो n का वैल्यू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 36, n का वैल्यू कितना आ जाएगा 35। तो डी ऑप्शन, तो n का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ सेकेंड a इक्वल्स टू 17/8 देन द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू पूछा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। ये a आ गया, ये b, ये c। तो सेकेंड a क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो ये कितना आ जाएगा 15। ठीक है, अब जिसका वैल्यू निकालना है वो लिख लेते हैं हम लोग, 3 - 4 साइन स्क्वायर है, तो साइन का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 15/17 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू में कॉस, तो आ जाएगा 8/17 का स्क्वायर -3। तो ये आ जाएगा 3 इंटू में एलसीएम लेते हैं बेटा, 17 का स्क्वायर -4 इंटू में 15 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 8 का स्क्वायर -3 इंटू में 17 का स्क्वायर, इस तरीके से। और जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3 इंटू में 289 -4 इंटू में 225 होल डिवाइडेड बाय 4 इंटू में 64 -3 इंटू में 289। और जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 611, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आ जाएगा 33 डिवाइड बाय 611। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। द पॉइंट एट विच द पेयर ऑफ इक्वेशन 4 का पावर x + y इक्वल टू 256। तो ये तो एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल में इक्वेट कब करते हैं हम लोग, जब दोनों का बेस सेम हो। तो 256 को 4 में चेंज करना है आपने, तो 256 क्या होता है, 4 का पावर 4। तो अब पहली इक्वेशन को हम लिखते हैं, क्या आ जाएगा ये, 4 का पावर x + y इज इक्वल टू 4 का पावर 4। दिस इंप्लाइज x + y का वैल्यू कितना आ गया 4। उसके बाद इसको लिखते हैं अब हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, 4 का पावर 4 बाहर है आपके पास, x - y इक्वल्स टू 4 का पावर 1। तो ये आ जाएगा 4 इंटू में सिंप्लाइज x - y इज इक्वल्स टू 1। तो x - y का वैल्यू कितना आ गया 1/4। तो एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई, इक्वेशन नंबर 1 और 2। x + y इज इक्वल्स टू 4 एंड x - y इज इक्वल्स टू 1/4। दोनों को ऐड कर दो, तो 2x इक्वल्स टू 4 + 1/4। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 17 डिवाइड बाय 8 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया 17/8। तो एक ही ऑप्शन में है, ये आ गया। अब किसी केस में अगर मान लीजिए दूसरा ऑप्शन, मतलब 17/8 जो है वो इनमें से किसी एक ऑप्शन में और होता, तो फिर हमें y निकालना पड़ता, और y निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को सेपरेट कर देते, तो हमारे पास y आ जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर इन 10 मिनट्स। हाँ, तो इजी क्वेश्चन है। तो जो मिनट हैंड होती है, 1 मिनट में कितने डिग्री मूव करती है, 6 डिग्री। तो 10 मिनट्स में कितना मूव करेगी, 60 डिग्री। तो थीटा पता लग गया हमें, तो एरिया निकालना है आपको, तो फॉर्मूला लगा देंगे, दैट इज θ/360 डिग्री इंटू में पाई r²। आंसर हमारा पाई में है, तो पाई को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 360 इंटू में पाई इंटू में r कितना दिया हुआ है हमें, 15 है ना, लेंथ दिया हुआ है उसका 15 दिया हुआ है, ये r का वैल्यू है। तो इसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये तो 1/6 आ गया, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 5 इंटू में 15 75/2। इसका आंसर आ जाएगा 75/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो
तो इसका आंसर आ जाएगा 75/2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो ये कह रहा है कि जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, तो ये आ गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओरिजिन। तो सी ऑप्शन, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको बोलते हैं ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि साइन थीटा हमें दिया हुआ है 1/2, हमें ये बाकी वैल्यूज निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो यहां पे भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राइंगल बना लेते हैं, इसको बोल दिया हमने थीटा, तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया हमने, तो ये कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा मतलब 1/2 प्लस 5 इंटू में कॉस थीटा √3/2 होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू में tan थीटा 1/√3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू में साइन थीटा 1/2। तो ये तो आ गया 1 प्लस 5√3/2 होल डिवाइडेड बाय 5/3 माइनस 3/2, ये ऐसे आ जाएगा। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 प्लस 5√3 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 6। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये और ये तो कट जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 प्लस √15√3, तो डी ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे कि इफ मोड इज 18 एंड मीडियन ऑफ द डाटा इज 16.5, तो इंपेरिकल फॉर्मूला यूज करेंगे सीधा इसमें। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो मोड हमें दिया हुआ 18, 3 इंटू में मीडियन हमें दिया हुआ है 16.5 माइनस 2 इंटू में मीन, एम निकालना है हमें, तो कैलकुलेट कर लो। यहां से अगर इसे कैलकुलेट करोगे तो एम का वैल्यू कितना आएगा, 15.75। कैलकुलेशन है ये तो बहुत इजी है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर लाके सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड कर देना बाद में, एम का वैल्यू आ जाएगा आपके पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इन टॉसिंग 3 कॉइन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड आने चाहिए, और 3 कॉइन को टॉस कर रहे हो, तो सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। सैंपल स्पेस क्या आएगा, कैसे लिखते हैं, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड्स। एटलीस्ट 2 हेड्स का क्या मतलब होता है, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, तो कम से कम 2 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये केस आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा। इन सभी में 2 है या 2 से ज्यादा है, 2 से कम नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब हम बात करें प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कि कम से कम 2 हेड आए, वो आ जाएगा फेवरेबल टू द टोटल। तो 4/8 मतलब 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 1/2। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ कोन हैज बेस रेडियस ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ कोन इज 15 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया। तो कोन बना लेते हैं एक, ठीक है, ये हमने एक कोन बना लिया, इस कोन में हाइट हमें दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, बेस हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो ये 8 आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है, इसको बोल देते हैं एल, स्लैंट हाइट। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन डिवाइडेड बाय, सॉरी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। तो टोटल सरफेस एरिया तो आ जाएगा πr/l, ये तो आ गया कर्व सरफेस एरिया, प्लस एरिया ऑफ बेस कितना आ जाएगा, πr²। तो πr तो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा l प्लस r। तो r का वैल्यू हमें पता है 8, तो पाई इंटू में 8 इंटू में l प्लस r, l का वैल्यू नहीं पता, तो यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो।
तो एल का वैल्यू क्या आएगा ये अलग से निकाल लेते हैं। तो एल आ जाएगा आपके पास अंडर द रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64 है ना। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 289, कितना आ गया ये 17। तो एल का वैल्यू आ गया 17 प्लस आर का वैल्यू है रेडियस 8, ऐसा करके। तो आ जाएगा पाई इंटू में 8 इंटू में 25। तो इसका आंसर जो बनेगा हमारा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर हमारा 8 इंटू में 25 कर दो आप, 8 इंटू में 25 200 पाई इसका आंसर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर वी हैव दिस। तो ये सिमिलर का साइन है, यहां पे जो ऑप्शन है इन ऑप्शंस में सिमिलर का साइन है। ठीक, अच्छा तो कौन कौन सा सिमिलर होगा, तो बना लेते हैं, दो ट्रायंगल बनाते हैं। ए बी अपॉन क्यू आर, तो इसको ए बोलो इसको बी, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा। बीसी अपॉन पी आर, तो ये अगर बीसी, बीसी के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, पी आएगा, है ना, पी आर आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल को कौन कौन सा सही है, तो ट्रायंगल पी क्यू आर वो सिमिलर होना चाहिए किसके, सी ए बी के, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप दूसरा देखोगे तो क्या कह रहा है, पी क्यू आर इज सिमिलर टू ए बी सी, वो गलत हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं आ पाएंगी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, यही आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 13। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इफ p इज इक्वल टू 1 इज कॉमन रूट ऑफ द इक्वेशन, तो p का वैल्यू 1 है, कॉमन रूट है p, कॉमन रूट दिया हुआ है हमें इन दोनों इक्वेशंस का, तो p का वैल्यू 1 पुट कर दो, तो m प्लस, इसको ऐसे कर लेते हैं चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास m इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस m इंटू में 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2m प्लस 3 इक्वल टू 0, m का वैल्यू आएगा -3/2, और p का वैल्यू यहां पे भी रखो, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस n इज इक्वल टू 0, तो n का वैल्यू आ गया -2। हमसे क्या पूछा हुआ है, m इंटू में n का वैल्यू, तो m इंटू में n ये आ जाएगा -3/2 इंटू में -2, तो आंसर कितना आ गया यहां से 3, बी ऑप्शन। आंसर कितना आ गया यहां से 3, बी ऑप्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर तो ए आएगा, दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि x और y का वैल्यू 0 0 ही दोनों को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, करना कैसे इसको, यहां से x का वैल्यू उठाओ और यहां पुट कर दो, तो यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, √3 डिवाइडेड बाय √2y। अब इसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, तो √5 इंटू में √3 बाय √2 इंटू में y प्लस √2y इज इक्वल टू 0, तो y कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा, √15 डिवाइड बाय √2 प्लस √2 इज इक्वल टू 0। कोई भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 कब आता है, तो दोनों में से कोई एक 0, आइदर दिस 0 और दिस 0, ये तो 0 हो नहीं सकता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू ही 0 होगा, और अगर y का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू ही 0 होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंड PQ इज द टेंजेंट एट द पॉइंट P, एंगल AOB हमें दिया हुआ है, तो हमसे पूछा हुआ है इसका वैल्यू क्या आएगा। हाँ तो ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये। तो देखो सबसे पहली बात कि OA और OB तो क्या है, रेडियस, OA एंड OB आर रेडियस। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो ट्राइंगल AOB ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम आ जाएंगे। सही है, तो इसको x बोल देते हैं, ये अगर x है तो ये भी x आएगा। तो एंगल से हम प्रॉपर्टी लगा देते हैं ट्राइंगल AOB में, इन ट्राइंगल AOB एंगल से हम प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो x प्लस 110 प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2x इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, और x कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। x का वैल्यू आ गया 35 डिग्री, और हमें यह भी पता है कि एंगल OBQ ये कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि सेंटर को और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं, सेंटर को पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो एंगल कितना बनता है 90 डिग्री बनता है। और इसको मैं कैसे लिख दूंगा, एंगल OBA प्लस एंगल
ए बी क्यू इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहां से इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास 35 डिग्री। तो एंगल ए बी क्यू कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, और 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना आ गया 55 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा सी 55 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। इफ cos थीटा इक्वल्स टू 9/41, तो cosec थीटा का वैल्यू पूछा हुआ है, cosec थीटा का वैल्यू कितना आएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये। देखो इस एंगल को थीटा बोल दिया, तो cos थीटा 9/14, तो ये आ जाएगा 41, तो 9 ये आ गया 41, ठीक है। तो इसका यहां पे पीजीटी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपके पास 40 आ जाएगा। तो cosec थीटा पूछा हुआ है हमसे, वो कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ए इज ऑप्शन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, काफी इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द सम ऑफ द गिवन एपी। ये एपी दिया हुआ है, इसका सम निकालना है हमें। तो इस एपी में ए का वैल्यू कितना है 2 और एल का वैल्यू कितना है 44, सही है। हमें सम निकालना है। डी का वैल्यू कितना है 3 है ना, 5 - 2 8 - 5, डी का वैल्यू 3 आ गया। तो पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएंगी। तो फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन कितना लिया है हमने यहाँ पे 44, ए कितना है यहाँ पे 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। डी का वैल्यू कितना है 3, इसको उठा के इधर ले आए तो ये आ गया 42, तो ये आ जाएगा 42 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू में 3। तो एन माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 14, तो एन का वैल्यू कितना आ गया 15। तो एन का वैल्यू हमारे पास 15 आ गया, ठीक। तो सम निकालना है हमें, तो सम टू 15 टर्म्स क्या आ जाएगा 15/2 इंटू में a प्लस एल 2 प्लस 44। तो ये आ जाएगा 15 इंटू में 15/2 इंटू में 46 है ना, 15/2 इंटू में 46। तो ये 2 और ये 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा ये 15 इंटू में 23, और 15 इंटू में 23 कितना आ जाएगा 345। चलिए आगे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। तो एसेशन क्या कह रहा है, इफ a line divides any two side of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। बिल्कुल सही है, ये तो बीपीटी है ना हमारा, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, और वो यही कहता है कि अगर सेम रेशियो में एक लाइन डिवाइड कर रही है ए बी सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है कि दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस, तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो पहला वाला तो एकदम करेक्ट है, सही है। अब देखते हैं रीजन, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये अलग थ्योरम है, ये बीपीटी है, इसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। दोनों अलग अलग थ्योरम है। ये भी करेक्ट है कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के अगर मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं तो वो लाइन इसके पैरेलल आ जाएगी, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। तो दोनों सही है लेकिन रीजन करेक्ट नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका बी, आंसर क्या आ जाएगा इसका बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 6 इज a, b। हाँ, तो एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। एक पॉइंट दिया हुआ है 6, -3 और एक पॉइंट दिया हुआ -3, 5। अब यहां पे एक पॉइंट है a, b जो इनका मिड पॉइंट है। तो a का वैल्यू कितना आएगा x1 + x2/2, दैट इज 6 - 3 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगा 3/2। a एंड b आर दिस एंड दिस। और b का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास -3 + 5 डिवाइडेड बाय 2, तो वो कितना आ जाएगा 1। तो यहां पे a और b का वैल्यू, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 6, 3 एंड, अच्छा गलत पढ़ दिया हमने क्वेश्चन, इसको दोबारा करना पड़ेगा अब हमें।
ये क्वेश्चन में ए और बी मिड पॉइंट नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि लाइन सेगमेंट, इसका मिड पॉइंट ये दिया हुआ है हमें। तो बनाते हैं फिर से, देखो तो ये पॉइंट है 6, -3, ये पॉइंट है a, b, ऐसा बनेगा ये, और यहां पे मिड पॉइंट आ जाएगा इनका -3, 5। तो a और b का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लेते हैं। तो -3 इज इक्वल्स टू 6 + a डिवाइडेड बाय 2, ठीक, एंड 5 इज इक्वल्स टू -3 + b डिवाइडेड बाय 2। तो यहां से ये आ गया -6, a का वैल्यू -12 आ जाएगा, a इज -12, और ये 10 आ गया, 10 b का वैल्यू ये दिख रहा होगा आपको कि कितना आ जाएगा 10, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, है ना। a का वैल्यू -12, b का वैल्यू 13। तो पहला वाला तो करेक्ट है, हाँ पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया आपका। सेकंड वाला देखते हैं, द लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस, यहां कॉमा आएगा, देन द मिड पॉइंट इज गिवन बाय दिस प्लस, हाँ ये भी करेक्ट है, और ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है क्योंकि इसी को यूज करके मैंने इसको सॉल्व किया है ना। तो इसका सही एक्सप्लेनेशन है, तो आंसर आ जाएगा यहां से ए, तो आंसर आ जाएगा यहां से ए। तो ये हो गया आपके पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव जो हमने किए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे। अब हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट डी ई इज पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। ए डी का वैल्यू दिया हुआ है 4x - 3, ए ई का वैल्यू है 8x - 7, बी डी का वैल्यू है 3x - 1, सी ई का वैल्यू है 5x - 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x का वैल्यू बताना है कि x का वैल्यू क्या आएगा, या फिर इस क्वेश्चन में चॉइस है, या फिर ये एक फिगर दिया हुआ है हमें जिसमें एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, QM का वैल्यू हमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और PM का वैल्यू 6 सेंटीमीटर। तो हमें वैल्यू निकालना है किसका, MR का। तो पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए। तो फर्स्ट वाला पार्ट, इसको फर्स्ट 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। तो एक ट्राइंगल हमें दिया हुआ है ABC, तो ट्राइंगल ले लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ले लिया, पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C, ABC रिस्पेक्टिवली सच दैट जो पॉइंट D और E है, D पॉइंट है AB के ऊपर, तो यहाँ पे D पॉइंट आ जाएगा, E पॉइंट है AC के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट D आ गया, ये पॉइंट E आ गया, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। DE इज पैरेलल टू BC, ये हमें दिया हुआ है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। और क्या क्या गिवन है, AD का वैल्यू हमें दिया हुआ है 4x - 3, 4x - 3, BD का वैल्यू हमें दिया हुआ है 3x - 1, 3x - 1। उसके बाद CE का वैल्यू हमें दिया हुआ है, CE इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है 5x - 3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अच्छा एक वैल्यू रह गया हमारा, AE का वैल्यू हमें दिया हुआ है 8x - 7, है ना। AD का वैल्यू दिया हुआ है 4x - 3, AE का वैल्यू दिया हुआ है 8x - 7, BD का वैल्यू 3x - 1 और इसका वैल्यू ये दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BPT अप्लाई कर देंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और BPT क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो जो सामने ये वाले जो साइड है इनको सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड कर देगा, है ना। तो ये आ जाएगा AD अपॉन DB दैट इज इक्वल टू AE अपॉन EC, ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख के आंसर निकाल लेते हैं। तो AD का वैल्यू जो है हमें, AD का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4x - 3 डिवाइडेड बाय DB 3x - 1 इज इक्वल टू 8x - 7 डिवाइडेड बाय 5x - 3। तो इनकी वैल्यू रख दी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो दिस इंटू में दिस कितना आ जाएगा 20x² -12x - 15x प्लस 9 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 24x² -21x -8x प्लस 7, ये ऐसा आ जाएगा। तो इस पूरे को उठा के उस साइड ले जाते हैं।
तो 24x² माइनस 20x² कितना आ जाएगा 4x², और ये कितना आ गया आपके पास माइनस 29x, और ये कितना आ गया 27। जब इसको उधर ले जाओगे तो क्या आएगा -2x बचेगा, +9 इसको उधर ले जाओगे वहां पे +7 है तो कितना आएगा -2 = 0। ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इसको फैक्टर्स बना लेते हैं। इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे 4x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 2 = 0। 4x कॉमन ले लिया, x - 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया, x - 1 = 0। तो ये आ जाएगा x - 1 इंटू में 4x प्लस 2 = 0। या तो x का वैल्यू 1 आएगा या तो x का वैल्यू -1/2 आएगा। एक बार इसको 0 पुट कर दिया, एक बार इसको। अच्छा, अगर x का वैल्यू, अब देखना है हमें कौन सा वैल्यू आएगा। अगर x का वैल्यू, ये वैल्यू चेक करो, अगर x का वैल्यू -1/2 रखोगे, यहां पे देखो AD का वैल्यू, तो -1/2 × 4 -2, तो AD का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए इस वैल्यू को हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू नहीं आएगा। तो हमारा यहां से आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर आ जाएगा x = 1। तो ये फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर आ गया कि x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया। अब हम सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं कि इन द गिवन फिगर ट्राइंगल PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां पर है Q पे, QM इज परपेंडिकुलर टू PR, ये भी परपेंडिकुलर दिया हुआ है हमें। अच्छा, तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, MR का वैल्यू निकालना है। चलिए देखें MR का वैल्यू। तो हम ट्राइंगल लेते हैं कि इन ट्राइंगल PMQ एंड ट्राइंगल QMR, है ना, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, एक ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये एंगल 90 है, ये एंगल P है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 - P। ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 90 माइनस एंगल P। ठीक, उसके बाद इस वाले ट्राइंगल में देखो, इस वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है, ये एंगल P है, तो ये एंगल कितना आ जाएगा 90 - P। ये एंगल भी 90 - P आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एंगल PMQ इज इक्वल टू एंगल QMR 90 डिग्री ईच। उसके बाद एंगल QRM, या पहले ये वाला लिख लो आप, कि एंगल इस ट्राइंगल में देखो आप PQM दैट इज इक्वल्स टू एंगल QRM, दोनों इक्वल आ जाएंगे, है ना, 90 डिग्री माइनस एंगल P, ये दोनों 90 - P के बराबर है। तो बाय एक क्राइटेरिया जो ट्राइंगल PMQ है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल QMR के। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ठीक है, ये ट्राइंगल सिमिलर हो गया, किस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया, इस ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। ठीक है, और अगर ऐसा है तो इनकी जो साइड्स है वो प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो यहां पे देखो 90 - P, ये एंगल कितना है 90 - P, 90 - P के अपोजिट क्या है PM, और यहां पे 90 - P के अपोजिट क्या है QM। तो क्या आएगा हमारे यहाँ पे, तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शन में आ जाएंगी। तो वो आ जाएगा PM अपॉन QM दैट इज इक्वल टू, ठीक है, PM अपॉन QM। अब ये 90 के अपोजिट क्या है PQ अपॉन, है ना, यहां पे 90 के अपोजिट क्या है PQ, और इस ट्राइंगल में 90 के अपोजिट क्या है QR दैट इज इक्वल्स टू, अब इस ट्राइंगल में एक साइड बच गया, क्या आ जाएगा QM अपॉन MR। तो हम इन दोनों को यूज कर लेंगे, हम जो है इन दोनों को यूज करेंगे, इन दोनों को, इसको और इसको, इन दोनों को हम लोग यूज कर लेंगे, है ना। फिर से देख लो, इन दोनों को यूज करेंगे हम लोग। तो इन दोनों को यूज करते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PM का वैल्यू कितना है हमारे पास 6 डिवाइडेड बाय QM का वैल्यू कितना है 12 दैट इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय MR, ऐसा आ जाएगा हमारे पास। तो दिस इंप्लाइज MR का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 12 इंटू में 12 डिवाइड बाय 6, तो क्या वैल्यू आ गया हमारे पास ये 224। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 24। तो 24 हमारा MR का वैल्यू आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। MR का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 24। ठीक है,
तो काफी इजी क्वेश्चन है, बीपीटी अप्लाई हुआ है दोनों, एक में और एक में हमने सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया करके सॉल्व कर लिया है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो एक सर्कल ले लेते हैं, ये हमने एक सर्कल ले लिया। अब ये सर्कल का सेंटर आ गया, ये एंगल कितना आ गया दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, ये कितना आ गया 21, ये कितना आ गया 21। तो हमें ये वाला एरिया निकालना है पूरा का पूरा। ठीक है, इसको शेड कर देते हैं हम थोड़ा सा, हमें ये वाला एरिया निकालना है पूरा का पूरा। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सीधा फॉर्मूला लगाएंगे आंसर आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर आता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाए आर का स्क्वायर। तो थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू में 22/7 इंटू में आर का वैल्यू कितना दिया है 21। तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा 21 इंटू में 21। तो ये तो आ गया 1/6 इंटू में 22/7 इंटू में 21 इंटू में 21। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, ये और ये कैंसिल आउट होगा 2, ये और ये कितना आ गया 11। तो क्या आएगा हमारे पास 11 इंटू में 21। तो ये कितना आ जाएगा 21 है ना, 2 3 1 231 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी दो पार्ट है, चॉइस है इसमें भी। तो एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है ना। तो पहला पार्ट करते हैं हम लोग सॉल्व। प्रूव दैट, ये वैल्यू tan थीटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट ये tan थीटा के बराबर होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल्स टू, यहां से sin थीटा कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आएगा 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय, यहां से cos थीटा, डिनोमिनेटर से cos थीटा कॉमन निकाल लो, अंदर क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो sin थीटा इंटू में, अब इस sin थीटा को चेंज कर दो, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा करके लिख दिया। डिनोमिनेटर वाला एज इट इज सेम रखो, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास sin थीटा इंटू में 1 - 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो यह आएगा sin थीटा डिवाइडेड बाय इंटू में 1 ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ये ऐसा आ गया। नीचे क्या आ जाएगा cos थीटा इंटू में 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो ये पूरा कैंसल आउट हो जाएगा, सेम आ गया। क्या बचा sin थीटा बाय cos थीटा, वो कितना होता है tan थीटा, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। प्रूव दैट cot a प्लस tan a इज इक्वल्स टू sec a cosec a, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे भी हम लोग सेकंड पार्ट के लिए क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है cot a प्लस tan a, तो इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, तो याद आएगा cos a डिवाइडेड बाय sin a प्लस sin a डिवाइडेड बाय cos a। एलसीएम ले लो, नीचे क्या आ जाएगा sin a इंटू में cos a, और इधर क्या आएगा cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर। एलसीएम लेना आता होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर। तो ये वैल्यू कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू में cos a। तो 1 बाय साइन ए कितना होता है cosec a, और 1 बाय cos a कितना होता है sec a, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। सेकंड पार्ट आपका ये आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। If 8th term of an AP is 32, 13th term is 57. Find the sum of first 10 terms of the AP. तो पहले हमें AP देखना पड़ेगा कि फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके बाद 10 टर्म्स तक का सम निकाल लेंगे।
तो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें 8th टर्म, मतलब A8 हमें दिया हुआ है 32। क्या मतलब हुआ इसका, A प्लस 7D हमें दिया हुआ है 32। उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है, इसी तरह 13th टर्म हमें दिया हुआ है 57। क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो। तो 13th टर्म को कैसे लिखोगे, A प्लस 12D कितना दिया हुआ है 57, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। तो A से A कट जाएगा, यहां कितना आएगा माइनस 5D और 57, और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये कितना आ जाएगा माइनस 25। ठीक, तो D का वैल्यू कितना आ गया 5, D का वैल्यू 5 आ गया। किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 5 पुट करो, ये 35 आ गया, 35 को उधर ले जाओ तो A का वैल्यू कितना आएगा -3 आ जाएगा। तो AP पता लग गया हमें कि AP क्या आएगा, AP में A का वैल्यू क्या है, D का वैल्यू कितना है। हमें क्या निकालना है, हमें सम टू 10 टर्म्स निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है सम टू 10 टर्म्स का, तो n/2, n का वैल्यू 10 है तो 10/2 इंटू में 2A, तो 2 इंटू में -3 प्लस 9 इंटू में D, और D का वैल्यू कितना है हमारे पास 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर। तो 5 इंटू में -6 प्लस 45, तो 5 इंटू में ये कितना आ जाएगा हमारे पास 39, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 195, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 195। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O आर ऑफ रेडियस। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कौन से सर्कल होते हैं, जिनका सेंटर सेम होता है, जैसे कि डायग्राम में बनाया हुआ है। ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टू टेंजेंट्स PA एंड PB, ये दो टेंजेंट्स ड्रॉन किए हुए हैं और दिस सर्कल। PA का वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ PB। तो PB का वैल्यू निकालना है हमें, PB का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन ट्रायंगल OAP, इस ट्रायंगल में देखो है ना, ये वाला जो ट्रायंगल है OAP, इस ट्रायंगल में हमें देखना है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री आएगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो OP का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास, अंडर द रूट AP का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो OP का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 13, है ना, ये 169 बन जाएगा। OP का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 13। अब फिर इसी तरह इन ट्रायंगल OBP, अब इस ट्रायंगल में देखो सब लोग, OBP इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है कि जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है ना, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल भी 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, क्या आ जाएगा, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PB का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। हमें किसका वैल्यू निकालना है, PB का वैल्यू निकालना है। तो PB का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, अंडर द रूट OP का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर। तो PB का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, अंडर द रूट OP का वैल्यू कितना आएगा, OP का वैल्यू हम निकाल चुके 13, तो यहां पे आ जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस OB कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर द रूट 169 माइनस 9, तो ये आ गया अंडर द रूट 160। तो इसको कैसे लिख लोगे आप, 160 कितना हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 16 इंटू में 10, है ना, तो ये कितना आ जाएगा 4√10, ये आपका आंसर। तो कितना आ जाएगा 4√10, तो ये इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 25। तो इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आ जाएगा, दैट इज क्वेश्चन, वहां पे अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा। तो पहले ये 5 सेक्शन फिर से देख लो एक बार आप लोग, ये जो 21 से जो ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में किस तरीके से लिखना होता है वो आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन
समझ में आ गए होंगे आपको। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। द सम ऑफ फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ एंड 19th टर्म ऑफ द एपी इज 292। द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ एपी, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या गिवन है, फर्स्ट, फोर्थ, एट्थ और 19th का सम दिया हुआ है हमें। तो फर्स्ट टर्म को एपी में हम लोग कैसे लिखते हैं, ए। सेकेंड, फोर्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 3d प्लस, एट्थ टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 7d प्लस 19th टर्म को कैसे लिखेंगे, ए प्लस 18d, और ये दिया हुआ 292। तो ये इक्वेशन को सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4a प्लस 28d इक्वल्स टू 292। तो ये आ जाएगा a प्लस 7d इक्वल्स टू 73। तो ये बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद हमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ द एपी। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, तो 15 टर्म्स तक का सम का फॉर्मूला लगाना है। तो क्या आ जाएगा, 15/2 इंटू में 2a प्लस 15 माइनस 1 दैट इज 14d। तो 2 कॉमन निकाल रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 15 इंटू में क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 7d, और इसका वैल्यू कितना है, 15 इंटू में a प्लस 7d, 7d का वैल्यू कितना है 73 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो ये कितना आएगा 1095। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1095। तो यहाँ पे फॉर्मूला आप लिख देना कि बाय यूजिंग द फॉर्मूला कि सम टू n टर्म्स दैट इज इक्वल्स टू n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया है, और ये फॉर्मूला यूज़ करके हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1095। ये ऐसे हमारा आंसर आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27। प्रूव दैट 1/√2 इज इर्रेशनल नंबर। तो ये हमें प्रूव करना है कि 1/2 जो है वो आपका इर्रेशनल नंबर है। तो पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो यहाँ पे देख लेंगे, आगे देखेंगे। तो पहले ये वाला पार्ट करते हैं कि 1/√2 आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए देखिए कि हम लेट कर लेते हैं कि लेट 1/√2 इक्वल्स टू p/q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q आर को-प्राइम, आर को-प्राइम नंबर्स। तो को-प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका HCF 1 होता है, या ऐसा बोलते हैं, या फिर को-प्राइम नंबर्स किसे बोलोगे, जिसमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन ना है। ठीक है, तो कोई भी दो, इसमें ये भी ध्यान रखना, को-प्राइम नंबर्स कोई भी दो नेचुरल कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनको भी को-प्राइम कहा जाता है। चलिए, तो हमें प्रूव करना है 1/√2 इक्वल्स टू p/q। तो इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 1/√2 √2/√2 रैशनलाइज करते हैं, देखते हैं p/q। तो आ जाएगा √2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू p/q। तो आ जाएगा √2 इज इक्वल्स टू 2p/q। तो ये हमें क्या दिख रहा है कि जो राइट हैंड साइड है, दिस इंप्लाइज कि जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड इज रैशनल। राइट हैंड साइड रैशनल आ गया ना, 2p ये रैशनल, रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल, क्योंकि q का वैल्यू 0 नहीं है, तो रैशनल डिवाइडेड बाय रैशनल क्या आ जाएगा, रैशनल। और अगर राइट हैंड साइड रैशनल है तो सिंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा, इज रैशनल आएगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें पहले से ही पता है कि √2 क्या है, हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है। ये तो फैक्ट है कि √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो यहां से क्या लिखोगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2, फैक्ट क्या है, √2 इज irrational। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज कि 1/√2 इज irrational नंबर, हैंस प्रूव। तो ये ध्यान रखना है कि क्योंकि हमने 1/√2 को क्या माना था, p/q रैशनल माना था, तो रैशनल मान के वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है हमारी अजम्पशन को। सही है, जो फैक्ट कि हमने जो फैक्ट है उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो वहां से 1/√2 जो है वो रैशनल नहीं होगा। और अगर 1/√2 रैशनल नहीं होगा, कोई नंबर अगर रैशनल नहीं है, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। नंबर रियल है, तो अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है तो वो नंबर क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिकली इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। अब आते हैं इस क्वेश्चन के
चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। हमें क्या दिया हुआ है, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड सो ऑन। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द एग्जैक्टली रूम। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। लेंथ हमें दिया हुआ है 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 825 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ हमें क्या दिया हुआ है 6 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर कितना आ जाएगा 600 प्लस 75 675 सेंटीमीटर हो जाएगा ये। और लेंथ हाइट हमें दिया हुआ है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ जाएगा 450 सेंटीमीटर, ये ऐसा आ जाएगा। तो हमें क्या निकाला, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड। तो जो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड होता है, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड is HCF of 825, 675 and 450, इन तीनों का जो HCF आएगा, ठीक है, वो लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड हो जाएगा। तो इसको याद भी रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद भी कर सकते हैं आप डायरेक्ट, ठीक है। तो इसको याद रख लेना कि लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड क्या होता है, वो होता है HCF ऑफ 825, 675 एंड 450। चलिए अब इनका HCF निकाल लेते हैं। तो 825 का HCF निकालते हैं। पहले तो एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो ये कितना आ जाएगा 275। अब इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 55। फिर इसको फिर से 5 से डिवाइड किया 11, और फिर 11 से 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 675, इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 135। फिर से इसको 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 227। और 27 कितना होता है 3 का क्यूब, ये बात तो हमें पता ही है, ठीक है। ये आ जाएगा 3, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9, फिर आ जाएगा 3, वो 3 का क्यूब हो जाएगा, फिर 3, फिर 3 ये 1। और लास्ट आते हैं 450, इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 90, फिर से 5 से कर दो 45, फिर से 5 से कर दो, कितना आ जाएगा 9, और 9 इज 3 का स्क्वायर। तो जो 825 है, 825 कितना आ रहा है हमारे पास 3 इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में 11, उसके बाद 675 कितना आ रहा है हमारे पास 675 आ रहा है 5 का स्क्वायर इंटू में 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर इंटू में 3 का क्यूब। और लास्ट 450 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो रही है 5 का क्यूब इंटू में 3 का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें तो HCF निकालना है। तो HCF क्या हो जाएगा, इन तीनों का जो लोवेस्ट होगा, मतलब जो लोवेस्ट पावर होता है HCF हम वो लेंगे। तो क्या आ जाएगा HCF 3 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 11 आ जाएगा, मतलब 33 इंटू में 25, ये आपका आंसर, ठीक। तो 33 इंटू में 25, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 28। चलिए क्वेश्चन नंबर 28। इन द गिवन फिगर फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P, a tangent PT and the line segment PAB drawn to a circle with center O. ON is perpendicular to the chord AB. ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी सर्कल है, सर्कल में एक कॉर्ड है, सेंटर से अगर हम कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये दोनों लेंथ सेम होती है। तो ये हम सब लोगों को पता होनी चाहिए, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। तो ये यूज़ करेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमें प्रूव करना है कि PA इंटू में PB कितना होता है, PN का स्क्वायर माइनस AN का स्क्वायर। तो देखो PA फर्स्ट पार्ट, PA इंटू में PB दैट इज इक्वल्स टू, ये जो लेंथ है PA, इस PA को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ P
पी एन माइनस ए एन इंटू में, अब ये जो लेंथ है पी बी को क्या लिखूंगा मैं, पी एन प्लस एन बी, तो ये आ जाएगा आपके पास पी एन माइनस ए एन इंटू में पी एन माइनस प्लस ए एन। क्यों? क्योंकि जो एन बी है वो किसके इक्वल होगा, वो एन ए के इक्वल होगा, या ए एन बोल दो आप, ठीक है, ये सेम होंगी दोनों लेंथ। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग गया हमारा, ठीक है, फॉर्मूला क्या लग गया, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो वो क्या आ जाता है x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और y की जगह पे a है तो ये आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया आपका कि पी एन स्क्वायर माइनस ए एन स्क्वायर। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, ओपी और ओटी हमें प्रूव करना है। तो देखो सेकंड पार्ट के लिए पीए, सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं हम लोग, पीए इंटू में पीबी, हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया पी एन का स्क्वायर माइनस ए एन का स्क्वायर, है ना। अब इसका वैल्यू, अब पी एन का स्क्वायर, अब इधर देखो, ये ट्राइंगल आपको दिखना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, इसमें देखो ये जो पी एन है ना, 90 डिग्री कहाँ बनेगा, 90 डिग्री ये बन रहा है, ठीक है, और ये पी एन है आपका, और ये बन रहा है आपका 90 डिग्री, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया, हाइपोटेन्यूज ओपी आ गया। तो इस ट्राइंगल में हम लोग, इस ट्राइंगल में क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो इस ट्राइंगल में पीजीटी अप्लाई कर देते हैं। जैसे इस ट्राइंगल में पीजीटी अप्लाई करेंगे तो पीएन का वैल्यू, यहाँ पे पीजीटी अप्लाई करो इस ट्राइंगल में, ठीक है, तो पीएन का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो ऐसा आ जाएगा ना, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एन का स्क्वायर प्लस एन पी का स्क्वायर, या पी एन का स्क्वायर। तो पी एन का स्क्वायर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा ओपी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस, अब ए एन, अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री हमारा यहाँ बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है आपका, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा, ओ ए। अब इस ट्राइंगल में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। इस ट्राइंगल में जैसे ही हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा ए एन का, वो आ जाएगा ओ ए का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर, वो ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ एन का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओ एन का स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल आउट, तो ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ ए का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। और ओ पी जो है, ओ पी का स्क्वायर माइनस ओ पी किसके इक्वल है, ओ टी के इक्वल है। कैसे, ओ ए इक्वल्स टू ओ टी दैट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ सर्कल, दोनों ही सर्कल के रेडियस हैं। तो जैसे देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि ओ ए जो है और जो ये है ओ टी है, वो दोनों सर्कल के रेडियस है। तो सेकंड पार्ट भी हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, अब आते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर होना चाहिए। तो ये तो काफी इजी हो गया ना, पी ए इंटू पी बी कितना होना चाहिए, पी टी स्क्वायर होना चाहिए। अच्छा देखो, तो पी ए इंटू में पी बी, ये कितना आया हमारे पास, सेकंड इस यहाँ से ये आ गया ओ पी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर। अब सब लोग इस ट्राइंगल में देखो, 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, सबको दिखना चाहिए 90 डिग्री यहाँ बन रहा है। तो इस ट्राइंगल में पीजीटी अप्लाई कर दो इस ट्राइंगल के अंदर। जैसे ही पीजीटी अप्लाई करोगे तो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओटी का स्क्वायर माइनस, दिख रहा है ना, ओटी का स्क्वायर माइनस पीटी का स्क्वायर। तो ये क्या बन रहा है हमारा, ये हमारा बन गया पीटी का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा बन जाएगा पीटी का स्क्वायर। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखो, 3 chairs and 2 tables cost rupees 1850, 5 chairs and 3 tables cost rupees 2850, find the cost of 7 chairs and 3 tables। तो फर्स्ट वाला पार्ट देखते हैं पहले हम कि let the cost of chair that is equals to x and let the cost of tables equals to y। तो पहली कंडीशन में क्या दिया हुआ है हमें कि 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स का टोटल कॉस्ट जो है 1850 है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
3x प्लस, है ना, 3 चेयर्स एंड 2 टेबल्स, 2y इज इक्वल्स टू 1850। और सेकंड कंडीशन में हमें क्या दिया हुआ है कि 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। तो सेकंड कंडीशन में 5 चेयर्स एंड 3 टेबल्स का जो टोटल रुपीस है वो कितना दिया हुआ है, 2850, ऐसे करके हमें दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टेबल एंड चेयर्स। तो x और y का वैल्यू निकालना है। तो x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इस पूरी इक्वेशन को 2 से। तो जब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 9x प्लस 6y इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, 0 0 7, कितना आ जाएगा ये, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, सॉरी, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 5 5 5, ये इतना आ जाएगा। और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 10x प्लस 6y इक्वल्स टू, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, 0 0 7 5। तो ये दो इक्वेशन बन जाएगी, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा, -x, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -150। इसका मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 150। और अगर x का वैल्यू 150 है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो x का वैल्यू 150, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, दिस इंप्लाइज y का वैल्यू आप चेक करो, 150 पुट करो यहाँ पे तो ये आ जाएगा 450, इसको साइड लेके 1400, 2y इक्वल्स टू 1400, y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 700। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ चेयर क्या आ गया हमारे पास, 150 रुपीज, एंड कॉस्ट ऑफ टेबल ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 700 रुपीज। ये ऐसा आ गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, पार्ट पे। द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, तो ये आपको ध्यान रखना है, देखो सम ऑफ 2 डिजिट, सेकंड पार्ट। तो 2 डिजिट नंबर को कैसे लिखते हैं हम लोग, 2 डिजिट नंबर को लिखते हैं हम लोग 10x प्लस y। द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, इन डिजिट्स को रिवर्स कर दो, तो इन दोनों का जो सम है 10y प्लस x, वो हमें दिया हुआ है 66, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमें दिया हुआ है। तो आपको लिखना है ऐसे है इसमें कि लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, इस तरीके से लिखना है आपको, यहाँ पे लिख देना आप लोग, लेट द 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y। तो दोनों का सम हमें 66 दिया हुआ है। उसके बाद इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 देन फाइंड द नंबर। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा, 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66, तो ये आ जाएगा x प्लस y इज इक्वल्स टू 6, और डिफरेंस ऑफ द डिजिट x माइनस y इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है हमें, 2। तो दोनों को ऐड किया तो 2x इज इक्वल्स टू 8, x का वैल्यू आ गया 4, और अगर x का वैल्यू 4 आया तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब वो जो 2 डिजिट नंबर है वो 2 डिजिट नंबर क्या होगा, 42, x और y का वैल्यू रख दो यहाँ पे, ये 10 इंटू में 4, 40, 40 प्लस 2, 42 आ जाएगा। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका y माइनस 2 भी आ सकता है, y माइनस एक्स भी आ सकता है, सॉरी। तो डिफरेंस जो है आपका वो y माइनस एक्स इक्वल टू 2, ऐसा भी हो सकता है। तो अब जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8, y का वैल्यू कितना आएगा 4, और y का वैल्यू 4 तो x का वैल्यू 2, तो यहां से डिजिट क्या बन जाएगा, 2 डिजिट नंबर अब वो 24 बन जाएगा। तो यहां से 2 आंसर्स पॉसिबल है हमारे, एक आ जाएगा 42 और एक आ जाएगा 24, ठीक है, एक आ जाएगा 42, एक आ जाएगा 24, इस तरीके से 2 आंसर्स पॉसिबल है। और इसमें क्वेश्चन में बोला हुआ है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो कितने नंबर्स हैं ऐसे हमारे पास, 2 नंबर्स हैं। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, दैट इज
क्वेश्चन नंबर 30, द गेम ऑफ चांसेस ऑफ कंसिस्ट, ये तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। Spinning an arrow circular divided into 8 equal parts, which comes to rest at rest point at one of the numbers this, which are equally likely outcomes. ठीक है, what is the probability that the arrow will point at first part? अब देखो इसका मतलब ये वो है कि एक एरो लगा हुआ है, इसको हमने घुमा दिया, जब ये रुकेगा तो कौन से नंबर पे रुकेगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट पार्ट हमें क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट हमें कह रहा है कि ऑड नंबर आना चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए एक इवेंट माना E, उसको बोलते हैं द नंबर विल बी ऑड, नंबर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो इस ऑड नंबर कौन कौन से आ जाएंगे इनके बीच में, एक 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, टोटल नंबर्स कितने हैं इसमें, 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, फेवरेबल टू द टोटल, है ना, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा फेवरेबल कितना है 4, आउटकम टोटल कितना है 8, तो आंसर आ गया 1/2। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखो काफी इजी है इसका सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 3, तो नंबर जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। तो वो इवेंट ई लिया है, सेकंड पार्ट में हम एक इवेंट मान लेते हैं एफ, द नंबर इज ग्रेटर देन 3, द नंबर इज ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ कि नंबर जो ग्रेटर देन 3 आना चाहिए, तो फेवरेबल टू द टोटल मतलब 5/8। तो सेकंड वाले का आंसर आ जाएगा आपका 5/8। अब आता है थर्ड वाले पे। थर्ड वाला हमें क्या कह रहा है, अ नंबर लेस देन 9, तो इसमें जितने भी नंबर्स हैं वो सारे लेस देन 9 हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट को आप बोल दो इवेंट ए, तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1, क्योंकि सारे नंबर लेस देन 1 है ना कोई तो आएगा ही। तो ये इस जिसका प्रोबेबिलिटी 1 आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं कि होगा ही होगा, है ना, क्योंकि नंबर 9 से छोटा तो आएगा ही आएगा, है ना, चाहे कोई भी नंबर है वो 9 से छोटा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी इसका क्या आ जाएगा 1, है ना, सारे ही फेवरेबल केसेस हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर दिस। तो अल्फा बीटा अगर इसके जीरोस हैं, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, y² + 92y + 1920। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, -b/a 92 आ जाएगा, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 1920। तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स ये दिए हुए हैं, तो हमें सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो सम ऑफ रूट्स, s का वैल्यू कितना आ जाएगा, α² बाय बीटा प्लस β² बाय अल्फा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो कितना आ जाएगा, α² बाय बीटा इंटू में β² बाय अल्फा। ये तो अल्फा बीटा ही आ गया, ठीक है। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा अल्फा का क्यूब प्लस बीटा का क्यूब डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू में अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। तो अब इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास -92 और ये है 1920। तो वैल्यू पुट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू में कॉमन निकाल लिया, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट करो, तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -92 इंटू में ये आ जाएगा -92 का स्क्वायर माइनस 3
इनटू में अल्फा बीटा 1920 होल डिवाइडेड बाय 1920, ऐसा आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा -92 इंटू में -92 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 8464 माइनस इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये कितना आएगा 0675, ये ऐसा आ जाएगा। होल डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 1920, ये ऐसा आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करोगे आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, है ना, इसको सॉल्व करके इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो और ये डिवाइड बाय 1920, तो ये आ जाएगा 3 माइनस में 3887 डिवाइडेड बाय 30। इसका मतलब सम ऑफ रूट्स तो ये आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आया था अल्फा बीटा, मतलब वो कितना आ गया 1920 ही आ गया। ठीक, तो इक्वेशन कौन सा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू में एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 3887 डिवाइडेड बाय 30 माइनस में इंटू में एक्स प्लस 1920 इक्वल टू 0। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये इस वाले क्वेश्चन का आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 31। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या आएगा, क्या है, क्या दिया हुआ है, देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC. P and Q are points on the side AD and BC respectively, such that PQ is parallel to AB. PD का वैल्यू ये हमें दिया हुआ है। पहला काम तो क्या करते हैं, ट्रिपेजियम बना लेते हैं। ये हमने ट्रिपेजियम बना लिया और हमें क्या गिवन है कि ये A बोल दो, इसको B, इसको C, इसको D। हमें गिवन है साइड AB इज पैरेलल टू DC, बिल्कुल सही है, AB DC के पैरेलल है। P जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, AD के ऊपर, तो यहाँ मान लेते हैं। Q जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, BC के ऊपर, तो यहाँ मान लेते हैं। सच दैट PQ इज पैरेलल टू AB। ठीक है, तो इन P और Q को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये पॉइंट P आ गया, ये पॉइंट Q आ गया। ठीक है, मतलब PQ जो है वो AB के पैरेलल है, AB के पैरेलल है मतलब ये DC के भी पैरेलल है, और बाकी हमें दिया हुआ है तो हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, इन दोनों डायगोनल्स को ज्वाइन कर देते हैं, पॉइंट B और D को ज्वाइन कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ट्रेपेजियम का ये डायगोनल आ जाएगा BD। चलिए अब देखो हमें गिवन क्या क्या है। हमें PD दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, मतलब ये हमें दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक। BQ हमें दिया हुआ है 35, तो ये हमें दिया हुआ है 35 यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद QC हमें दिया हुआ है 15, तो ये हमें दिया हुआ है 15। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। तो AD का वैल्यू निकालना है, इस पूरे का वैल्यू AD का वैल्यू निकालना है हमें कि AD का वैल्यू कितना आएगा। ठीक है, तो इस वैल्यू को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ। ठीक है, इस वैल्यू को हमने क्या किया, x मान लिया। तो इन ट्रायंगल ABD, इस ट्रायंगल में देखो, इस पॉइंट को R बोल दो। इस ट्रायंगल में देखो जो PR है वो पैरेलल है, किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो PQ है वो AB के पैरेलल है, तो PR तो PQ का पार्ट है, इसका मतलब PR भी जो है वो AB के पैरेलल आएगा ही आएगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है, हमें गिवन है। और अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो यहाँ पे BPT अप्लाई कर देंगे, है ना। इस ट्रायंगल में क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और वो क्या कहता है कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इनकी जो ये वाली जो साइड्स है वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, PD अपॉन PA इक्वल्स टू, ये आ जाएगा DR अपॉन RB, ये ऐसे आ जाएगा। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इन ट्रायंगल BCD, इसमें जो RQ है वो पैरेलल है DC के, ये भी चीज़ हमें गिवन है। और अगर ऐसा है तो यहाँ पे भी BPT अप्लाई कर दिया हमने, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, BQ अपॉन QC इज इक्वल्स टू BR
अपॉन आर डी या डी आर बोल दो इसको। तो इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा क्यू सी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू डी आर अपॉन में आर बी। ये इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 है ना, हमें दिख रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशन को देखो ध्यान से, ये भी डी आर अपॉन आर बी के इक्वल है, ये भी डी आर अपॉन आर बी के इक्वल है। इसका मतलब पी डी अपॉन पी ए जो है, पी डी अपॉन पी ए ये इक्वल आ जाएगा, ये किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू सी अपॉन बी क्यू के, दैट इज क्यू सी अपॉन बी क्यू। तो पी डी का वैल्यू कितना है, पी डी का वैल्यू है 18, 18 डिवाइडेड बाय पी ए का वैल्यू कितना है x, दैट इज इक्वल टू क्यू सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाय बी क्यू का वैल्यू कितना है 35। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 18 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय 15 है ना, 18 इंटू में 35 डिवाइडेड बाय 15। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालो, ये 3 आ गया, ये 7, ये 6 है ना। तो कितना आ जाएगा 42। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, AD का वैल्यू कितना आएगा 42 प्लस 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 60। AD का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 60। फिर से देख लो एक बार हमने इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा दिया, एक बार हमने इस ट्रायंगल में बीपीटी लगा दिया, दोनों में बीपीटी लगा के दोनों रेशियोज को इक्वल कर दिया। जैसे इक्वल किया x का वैल्यू 42 आ गया, x का वैल्यू 42 आया तो AD का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 60 आ गया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज क्वेश्चन नंबर 33। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर्स आर इन द रेशियो। तो 2 स्फीयर्स है हमारे पास, एक स्फीयर हमने ये बना लिया, ठीक है, और एक स्फीयर हम बना लेते हैं ये वाला। एक स्फीयर हमने बना लिया ये, इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R2 और इसका रेडियस मान लेते हैं हम लोग R1। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसके वॉल्यूम को हमने क्या बोल दिया V1। तो वॉल्यूम V1 कितना आ जाएगा 4/3 पाई R1 का क्यूब। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसके वॉल्यूम को V2 बोल दिया हमने, और V2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यूब, ये आ जाएगा। V1 का वैल्यू ये आ जाएगा, V2 का वैल्यू ये आ जाएगा। हमसे क्या बोला हुआ है, इन दोनों का रेशियो हमें दिया हुआ है 64/27। तो इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो मतलब हमें गिवन क्या है V1/V2 इज इक्वल्स टू 64/27। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाए से पाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा R1/R2 का क्यूब इक्वल्स टू 64/27। तो यहाँ से हमारे पास R1/R2 का वैल्यू आ जाएगा 4/3, यहाँ से R1/R2 का वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन में और क्या गिवन है हमें, फाइंड देयर रेडिया, ये तो हमें पूछा गया है, फाइंड देयर रेडिया है इफ द सम ऑफ द रेडिया इज 21 सेंटीमीटर। सम हमें रेडियस का 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से हमें गिवन है कि R1 प्लस R2 का वैल्यू 21 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से R1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/3 R2, इसको सेकेंड इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दो R1 का वैल्यू। तो क्या आ जाएगा 4/3 R2 प्लस R2 इक्वल्स टू 21। R2 को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर आ जाएगा 4/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 21। तो यहाँ से दिस इम्प्लाइज R2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 21 इंटू में 3 डिवाइड बाय 7 है ना। यहाँ पे एलसीएम ले लिया, ये 4 + 3 7 डिवाइड बाय 3 उधर भेज दिया, ऐसा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से R2 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 9। यहाँ से हमारे पास R2 का वैल्यू कितना आ रहा है 9। R2 का वैल्यू अगर 9 है तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12। तो ये दो हमारे आंसर, हमें R1 R2 निकालना था, तो दोनों के रेडियस ये आ जाएंगे। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 2 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, जो हमने अभी ये वाला किया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला हुआ है, अ सॉलिड
इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड। अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ देम बीइंग 4.5 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 10.5 सेंटीमीटर। हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। तो आसान क्वेश्चन है ये, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। एक हमें हेमिस्फीयर दिया हुआ है और इस हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है ऐसा। इस कोन का पूरा हाइट जो है वो है 10.5 यहाँ से लेके यहाँ तक। रेडियस कितना है 4.5, ये 4.5 है यहाँ से यहाँ तक। ये भी इसका रेडियस आ जाएगा r, दैट इज़ 4.5। ये इसका h आ जाएगा, ठीक है। ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो हमें निकालना है सबसे पहले सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो वो कितना आ जाएगा पाई आर एल, प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो वो कितना आएगा 2 पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर तो कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा एल प्लस 2r, ठीक। तो ये आ जाएगा पाई इनटू में r, और l का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2r, ऐसा करके। तो यहाँ पे हमने लगाया है इस ट्रायंगल में। तो ये h है आपका, ये आपका l है, तो पीजीटी अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने, ठीक। अच्छा, अब देखो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू तो 4.5 है, ये वैल्यू 10.5 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये 6 आ जाएगा। तो h का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। 22/7 इंटू में 4.5 इंटू में ये कितना आ गया अंडर द रूट 4.5 का स्क्वायर प्लस h का वैल्यू कितना आया 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 2r कितना आ जाएगा 9। और जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 233.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसके बाद इसका वॉल्यूम भी निकालना है। ये तो हमने क्या निकाला है, सरफेस एरिया निकालना है। अब हमें इसका वॉल्यूम भी निकालना है कि इसका वॉल्यूम क्या आएगा। देखो, तो वॉल्यूम ये कितना आ जाएगा वॉल्यूम हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर वो कितना आ जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब, ऐसा आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर तो कॉमन निकाल लेते हैं, और 1/3 भी है ना, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया हमने। अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास h प्लस 2r, हमारे पास ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा 1/3 इंटू में 22/7 इंटू में 4.5 का स्क्वायर इंटू में 6 प्लस 9, ऐसा आ जाएगा। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा, इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में इसको ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना, तो आंसर आ जाएगा 318.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका आंसर आ जाएगा ये। अ कार टेक्स 6 आवर मोर फॉर अ जर्नी ऑफ 960 किलोमीटर्स इफ इट्स स्पीड इज डिक्रीज्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड। हाँ, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल स्पीड बी x किलोमीटर पर आवर। तो ओरिजिनल स्पीड जो है हम ये मान लेते हैं। अब हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे कि टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। तो टाइम टेकन है ना, इसको t1 बोल देता हूँ मैं, कि टाइम कि जब वो अपनी ओरिजिनल स्पीड पे था तब उसको कितना टाइम लगा। तो डिस्टेंस कितना है 960, स्पीड ऑफ क्या है उसकी x। लेकिन जब स्पीड को घटा दिया गया कितने किलोमीटर्स, कि स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड रिड्यूस हो चुकी है 8 किलोमीटर पर आवर। तो उस टाइम पे जो स्पीड होगी उसकी कितनी होगी स्पीड, तो उस टाइम पे उसकी स्पीड आ जाएगी x - 8 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड आ जाएगी ये।
और टाइम टेकन कितना आ जाएगा, तब उसको कितना टाइम लगेगा डिस्टेंस कवर करने में, 960 x माइनस 8। अब क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जो उसकी नई स्पीड थी, है ना, जो उसकी नई स्पीड कितनी थी उसकी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, जो उसकी नई स्पीड थी। तो जितना टाइम उसको वहाँ लगा वो 6 घंटे ज़्यादा लगा, ठीक है, तो 6 घंटे ज़्यादा लगा। तो x माइनस 8 इक्वल्स टू 960, पहले कितना टाइम लगा था 960 बाई x, इससे भी 6 घंटे ज़्यादा लगा। ऐसा इक्वेशन बन जाएगा ये, ठीक है। तो इसको उठा के इधर ले आओ, तो 960 अपॉन x माइनस 8 माइनस 960 अपॉन x इक्वल्स टू 6। इसको सॉल्व कीजिए। अब 960 तो कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 1 अपॉन में x माइनस 8 माइनस 1 बाय x इक्वल्स टू 6। तो 960 इंटू में x माइनस x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय x इंटू में x माइनस 8, एलसीएम ले लिया 6, ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो x से x कट जाएगा और इसको उधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 960 इंटू में 8 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर माइनस 48x। देखो ऐसा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 48x। इसको उठा के उधर ले गए आप, माइनस 8 इंटू में 960 इक्वल्स टू 0। और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर्स पर आवर। तो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड थी वो कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए तो ये क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 कि फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें 50 दिया हुआ है मीडियन हमें, और हमें बोला हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू इफ द सम ऑफ द ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 90। तो टोटल सम हमें 90 भी दिया हुआ है। तो पहला काम तो यही करते हैं ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। कितना आ जाएगा p प्लस 15 प्लस 25 40 और 20 60, 60 प्लस q 60 70 प्लस 78, ये आ जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 90। टोटल हमें 90 दिया हुआ है, तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें 90 दिया हुआ है। तो p प्लस q का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 12। इक्वेशन नंबर 1 आ गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्वेश्चन में मीडियन भी दिया हुआ है। मीडियन कितना है 50। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टेबल बनाते हैं और यहाँ लिख देते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी p, इसके साथ ऐड हो गया तो p प्लस 15, इसको इसके साथ ऐड किया तो p प्लस 40, इसको इसके साथ ऐड किया तो p प्लस 60, इसको इसके साथ p प्लस q प्लस 60, ये आ जाएगा p प्लस q प्लस 68, और लास्ट आ जाएगा p प्लस q प्लस 78। अब मीडियन हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है मीडियन हमें 50, और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 90। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा n/2 निकालना। तो n/2 वेयर n इज 90/2 कितना आ गया 45। सही है, 45 ये आ जाएगा हमारे पास n/2। और मीडियन क्योंकि हमें दिया हुआ है, मीडियन कितना दिया हुआ है हमें 50। सही है, मीडियन हमें कितना दिया हुआ है 50। मीडियन अगर हमें 50 दिया हुआ है तो ये वाली जो क्लास है ये क्लास आपकी हो जाएगी मीडियन क्लास। और अगर ये मीडियन क्लास हो गई आपकी तो मीडियन का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। क्या आ जाएगा L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू में H। तो M इक्वल्स टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना आ गया 50 प्लस n/2 का वैल्यू कितना है हमारे पास 45 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इससे जस्ट ऊपर वाली वो कितना आ जाएगा p माइनस 40 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है 20, तो 20 इंटू में h कितना है हमारे पास 10। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। m भी हमें दिया हुआ है 50, तो 50 से 50 कट जाएगा, है ना, क्योंकि m का वैल्यू 50 दिया हुआ है हमें।
m का वैल्यू 50 दिया हुआ है, 50 से 50 कट जाएगा तो ये वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगा। ये तो सीधा हमारे पास क्या आएगा 5 माइनस पी इज इक्वल टू 0 और p का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 5। p का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 5। अच्छा p का वैल्यू 5 है तो q का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास 7। ठीक है, q का वैल्यू कितना आ गया 7। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर, p का वैल्यू 5, q का वैल्यू 7। तो इस क्वेश्चन में भी देख लीजिए आप, मीडियन भी हमें दिया हुआ है, मीडियन दिया हुआ है तो हमने क्लास ले लिया कि ये क्लास आ जाएगी हमारी। इससे ऊपर वाली क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सॉल्व करोगे, p का वैल्यू 5 आ जाएगा, q का वैल्यू 7 आ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अच्छा इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, और करके आया हुआ है, चॉइस में है ये वाला क्वेश्चन। तो वीकली इनकम ऑफ 600 फैमिलीज इज टेबुलेटेड, हमें मीडियन निकालना है। हाँ तो इजी क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे मीडियन निकालना है तो वही मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, मीडियन दैट इज इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी इनटू में क्लास साइज, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो हमें देखना है यहाँ पे कि मीडियन कौन सी वाली क्लास आ जाएगी। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी यहाँ पे 250, ठीक है, 250 प्लस 190 कितना आ जाएगा 440, ठीक है, 440 प्लस 100 540, 580, 580 प्लस 15 595 और ये कितना आ गया 600, ऐसा करके आ जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहला काम क्या करेंगे हम लोग n/2 निकालेंगे। तो n/2 कितना आ जाएगा 600 डिवाइडेड बाय 2 है ना, n 600 दिया हुआ है तो 600 डिवाइडेड बाय 2 ये कितना आ जाएगा हमारे पास 300। 300 से जस्ट ग्रेटर वैल्यू कौन सी आ रही है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये वाली आ रही है। तो ये वाली जो क्लास है आपकी है ना, ये वाली जो क्लास है ये क्लास कौन सी हो जाएगी आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। तो यहां से ये मीडियन क्लास हो गई तो L का वैल्यू कितना आ जाएगा 1000 प्लस n/2 कितना है आपके पास 300 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 250 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना आ गया इस क्लास का 190 इनटू में h कितना है हमारे पास है ना, क्लास साइज 1000, ऐसा आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1000 प्लस, अब इसको ऐसे कर दो ना, 0 से 0 काट दो पहले है ना, इन दोनों को ये कितना आ गया हमारे पास 300 माइनस 250 तो ये तो आ गया 50 डिवाइडेड बाय 19 इनटू में 100, ठीक है। और जैसे ही इसको कैलकुलेट करोगे आप, जैसे कैलकुलेट कर लो तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास 1263.3 अप्रॉक्स वैल्यू होगा है ना। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा आपका ये 1263.3। तो ये क्या आ गया हमारे पास मीडियन आ गया। तो मीडियन निकालने के लिए बोला था इस क्वेश्चन में, तो ये मीडियन आ जाएगा आपके पास 1263, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हम क्या कह रहे हैं, अ लार्ज प्लेग्राउंड कंसिस्ट ऑफ 2 कनेक्टेड स्लाइड्स, जैसे कि डायग्राम दिया हुआ है, एक स्लाइड ये आ गई, एक ये स्लाइड ये आ गई आपके पास, बिटवीन स्लाइड 1 एंड स्लाइड 2 एट एन एंगल ऑफ 60 degree relative to the flat ground. The angle between the slide 2 and the base of the slide 2 is 45 degree and the height of the ladder is ladder 2 is 9 meter from the ground. The distance between the two ends of the, ठीक है। चलिए ये हमें डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है हाइट ऑफ द स्लाइड 1 फ्रॉम द ग्राउंड। तो AC का वैल्यू निकालना है बेसिकली, ग्राउंड से लेके यहाँ तक का जो आपका लेंथ होगा वो आएगा, ठीक है, AC। और उसके बाद लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड 1। तो ये जो स्लाइड 1 है आपकी, ठीक है, इसका लेंथ निकालना है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड 2, तो हमें इस स्लाइड का भी लेंथ निकालना है, स्लाइड 2 का, ठीक है। उसके बाद टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन वाइल स्लाइडिंग डाउन फ्रॉम द स्लाइड। हाँ तो टोटल डिस्टेंस कितना इसका और इसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा टोटल, मतलब ये दोनों टोटल कितना आएगा, स्लाइड 1 प्लस स्लाइड 2 का लेंथ जो होगा ना वो हम ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिए इस ट्राइंगल में देखो,
ये कितना है 45 डिग्री, ये लेंथ कितना है 9। तो इस ट्राइंगल में मैं क्या करूँगा, tan 45 डिग्री दैट इज इक्वल टू, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 9, बेस कितना है EF। इसका मतलब EF का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया, है ना, ये तो 1 हो जाएगा, EF का वैल्यू 9 आ गया। तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हम कितना आ गया हमारे पास 9 आ गया। अच्छा ये वैल्यू 3 हमें दिया ही हुआ है, ये पूरा 24 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस 12 आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, है ना, टोटल 24 आ जाएगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलिए, मतलब ये डिस्टेंस अगर 12 है तो ये डिस्टेंस भी 12 होगा, ये भी हमें पता है ना, ये डिस्टेंस भी कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। चलो अब आते हैं इस वाले ट्राइंगल पे। इस ट्राइंगल पे देखो, परपेंडिकुलर बेस तुम्हें पता लग गया कितना आएगा, 12 आएगा, है ना। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं tan, यहाँ पे यूज करते हैं tan 60 डिग्री दैट इज परपेंडिकुलर AB अपॉन बेस। बेस कितना है हमारे पास 12, tan 60 कितना होता है √3, तो यह आ जाएगा 12 √3। AB का वैल्यू कितना आ गया 12 √3। तो टोटल लेंथ कितना आ जाएगा हमारे पास, AC का लेंथ निकालना है तो AB प्लस BC, है ना। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा AB प्लस BC। AB कितना आया 12 √3 प्लस ये लेंथ कितना है 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 प्लस 12 √3। ये AC का वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट वाले का। अच्छा स्लाइड 1 का वैल्यू निकालना है, तो स्लाइड 1 का वैल्यू देखो, ये वैल्यू कितना है हमारे पास 12, है ना। तो स्लाइड 1 के लिए हम क्या करेंगे, cos 60 डिग्री यूज कर लेंगे, है ना। तो वो कितना आ जाएगा, बेस कितना है हमारे पास 12 अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो तो क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो 37 क्या है, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नेम्ड रिया, एमा, एना, क्रिश एंड साहिल आर गैदर्ड अराउंड इन द स्कूल लाइब्रेरी इन देयर लाइब्रेरी पीरियड। द कलर plots point on the coordinate plane as shown in the above image indicate the dots where each books is available where each books is। अच्छा दिया हुआ है हमें यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि जो साइंस गाइड है वो किस पॉइंट पे है, वो पॉइंट A पे है, जो मैथ्स गाइड है वो पॉइंट B पे है, जो इंग्लिश है वो D पॉइंट पे है, हिस्ट्री जो है वो E पॉइंट पे है एंड संस्कृत जो है वो C पॉइंट पे है। अब देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। पहला पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस एमा हैज टू वॉक टू गेट द साइंस गाइड। कौन सी गाइड चाहिए इसको, साइंस गाइड। इफ हर स्टार्टिंग पॉइंट इज 0,2, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0,2 और कहाँ तक जाना है उसको, साइंस गाइड तक जाना है। तो साइंस गाइड देखो कहाँ पर है, पॉइंट A पे है, तो पॉइंट A कितना है -5,2। एमा का पॉइंट हमें क्या दिया हुआ है कि किस पॉइंट पे है वो 0,2 पे, 0,2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस D दैट इज √ x2 - x1 का स्क्वायर, तो +5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, 2 - 2 का स्क्वायर, ऐसा आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया हमारे पास 5 आया। सेकंड पार्ट, हाउ फार अपार्ट आर द इंग्लिश एंड संस्कृत गाइड। तो हमें दिखना है कि इंग्लिश और संस्कृत के लिए, तो इंग्लिश क्या है किस पॉइंट पे है, D पॉइंट पे -3,3 और जो संस्कृत है वो किस पॉइंट पे है, C पॉइंट पे 6, -5। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं D, तो वो आ जाएगा 6 + 3 का स्क्वायर प्लस -5 - 3 का स्क्वायर, ऐसा। तो ये डिस्टेंस D आ जाएगा आपके पास 9 का स्क्वायर -5 - 3। अच्छा ये -3 है ये पॉइंट, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा प्लस -2 का स्क्वायर, तो ये आ गया √81 + 4, ये आ जाएगा √85। तो सेकंड वाले का आंसर क्या आ गया हमारे पास √85। उसके बाद बोला हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट बिटवीन मैथ्स गाइड एंड इंग्लिश गाइड। मैथ्स और इंग्लिश का मिड पॉइंट देखना है हमें, तो पॉइंट B हटा देते हैं। मैथ्स कहाँ पर है 4,3 पे, इंग्लिश कहाँ पर है, मैथ्स और किसका देखना है हमें, इंग्लिश। हाँ तो इंग्लिश कहाँ पर है, पॉइंट D पे -3, -3, ठीक है। इनका मिड पॉइंट निकालना है, तो इनका मिड पॉइंट क्या आ जाएगा
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, सॉरी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 आ जाएगा। y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, वो 0 आ जाएगा। तो मिड पॉइंट आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कह रहा है इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइड द लाइन ज्वाइनिंग साइंस गाइड एंड इंग्लिश गाइड। तो साइंस गाइड कहाँ पर है? ए पॉइंट पे। साइंस कहाँ पर है? ए पॉइंट पे, -5,2। इंग्लिश कहाँ पर है? टी पॉइंट पे, -3,3। -5,2 पे है और वो डी पॉइंट पे है -3,3। तो ऐसा बना लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, ये आ जाएगा -5,2, ये पॉइंट डी आ जाएगा -3, और यहाँ पे x एक्सिस पे एक पॉइंट आ गया, उससे कोऑर्डिनेट क्या मान लिया हमने? x, 0, है ना, क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट है, y कोऑर्डिनेट 0 होता है उसके, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला रेशियो पूछा हुआ है, सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। कितना आ जाएगा? 0, y कोऑर्डिनेट में देखो 0, दिस इंटू में दिस, तो 1 इंटू में 2, उसके बाद प्लस k इंटू में -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3k इज इक्वल्स टू 2, k इक्वल्स टू 2/3। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? 2/3, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट आ गया इसका। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए इसके। तो क्वेश्चन नंबर 38। तो अब हम आते हैं 37, सॉरी, अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38, a regular morning walk schedule can help you to reduce weight. You can take care of many health problems concerning your heart, joint, mental health, lung capacity, immune system and body strength just by walking, ठीक है। To improve the health, two friends Vicky and Love went to the walk on the concrete track। अच्छा, तो ये हमें ट्रैक दिया हुआ है और क्या बोला हुआ है इस ट्रैक के लिए हमें? इसका ये विड्थ कितना है दिया हुआ है हमें? 15 मीटर। ये पूरा का ये वाला जो पोर्शन है ना, ये आपका कॉन्क्रीट ट्रैक है, ये ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या हुआ? AOB इज अ फ्लावर बेड इज इन द शेप ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल रेडियस। अच्छा, तो ये रेडियस हमें दिया हुआ है 40, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एंगल दिया हुआ है जहाँ पे ये फ्लावर बेड है, कितना एंगल दिया हुआ है? 60 डिग्री दिया हुआ है हमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल का रेडियस निकालना है हमें। तो इनर सर्कल ये वाला हो गया, इसको हमने क्या बोल दिया? R, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस? 15। ये डिस्टेंस कितना है कैसे देखोगे? देखो ऐसे करके, जैसे एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया, ये है आपके पास टोटल 15, यहाँ से ये टोटल है 40, ये टोटल कितना है आपके पास? 40, ये दिया हुआ है 15, ये है आपके पास R। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ से कि 15 प्लस R इज इक्वल्स टू 40 आ जाएगा। तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। R का वैल्यू कितना आ जाएगा? 25। तो इनर सर्कल का रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 25। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? θ/360 डिग्री इंटू में πr², ठीक है। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB निकालना है हमें। ये A है, ये O है, ये B है। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। ये कितना दिया हुआ है? 40। तो एरिया कितना आ जाएगा? फॉर्मूला ये ऊपर हमने लिखा है, इसको यूज़ कर लेंगे हम लोग। थीटा दैट इज 60/360 डिग्री इंटू में 22/7 इंटू में πr²। R कितना है? 40। तो 40 इंटू में 40 ऐसा आ जाएगा। ये तो आ गया 1/6, ठीक है, इंटू में 22/7 इंटू में 40 इंटू में 40, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, इसको आप सॉल्व कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOB। तो ये आपका, इसको बस कैलकुलेट कर लो आप, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर AOB। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे। इफ इंस्टेड ऑफ द फ्लावर बेड देयर हैड बीन अ कंप्लीट सर्कुलर कॉन्क्रीट ट्रैक, फाइंड द एरिया ऑफ कॉन्क्रीट रीजन। अब ये सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि अगर ये सर्कल ये कह रहा है कि अगर ये पूरा का पूरा कॉन्क्रीट ही हो, वहाँ पे फ्लावर बेड हो ही ना,
तो इस पूरे का एरिया कितना आएगा? तो इस पूरे का एरिया क्या आ जाएगा? रिक्वायर्ड एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एरिया ऑफ पाए आर का स्क्वायर, आर कितना है 40 का स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल पाए आर का स्क्वायर, आर कितना आया 25 का स्क्वायर। तो पाए कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाए इंटू 40 प्लस 25 एंड 40 माइनस 25। तो आंसर क्या लिख दोगे आप? इसको कैलकुलेट करना है, पाए इंटू में ये कितना आ जाएगा हमारे पास 65, इंटू में ये कितना आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, लास्ट वाले का आपका आंसर ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारे पूरा का पूरा सैम्पल पेपर मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।